आप एक नहीं, आप दो। आप चाहते हो कि मैं रोज सुबह उठूं, पर दूसरा कहता है आज सो लेता है कल से उठे। आप चाहते हो कि मैं पढूं, पर दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। आप चाहते हो कि मैं रील्स, वाईटी शॉर्ट, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करूं, पर दूसरा कहता है कि आज कर लेते हैं, कल से पक्का नहीं करूंगा। ये वीडियो के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। एक कह रहा है कि वीडियो को पूरा देख ले, दूसरा कह रहा है कि अरे छोड़ना, तू मस्त स्क्रॉल कर। ये वीडियो आपके अंदर के दो लोगों को मिला देगी। 21 दिन इन दोनों लोगों की जम के धुलाई होगी, तब ये इसका बात सुनेगा और ये इसका बात। और जब आपके अंदर के दो लोगों का मिलन होगा, तब वो दो नहीं एक होंगे, और वो एक और कोई नहीं बल्कि आप होंगे। और ये दो लोग आपके अंदर के दो लोग हो सकते हैं, या फिर आपका दिल और दिमाग, या फिर आपका कॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो लोग 21 दिनों तक दर्द सहन करने की क्षमता रखते हैं, वो वीडियो को जारी रख सकते हैं, अन्यथा आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। और एक बात, ये दर्द आपके अच्छाई के लिए है, ना कि आपको दर्द पहुंचाने के लिए। जिस प्रकार डॉक्टर इंजेक्शन देता है आपकी अच्छाई के लिए, ना कि आपको दर्द पहुंचाने के लिए, ठीक इसी प्रकार आपको 21 दिनों तक ऐसा दर्द सहन करना पड़ेगा जो आपके अच्छाई के लिए। फिर से मैं कहता हूँ कि आप चाहो तो अभी भी जा सकते हो। और जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, वीडियो पर बने रहना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बिजी शेड्यूल से एटलीस्ट 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। आपको किसी एकांत जगह पर आराम से बैठ जाना है और एक लंबी और गहरी सांस लेना है। और एक बार। और एक बार लास्ट। अगर आपने ये कर लिया तो आप आने वाले सारे टिप्स को फॉलो कर पाएंगे। और जिन लोगों ने भी नहीं किया, तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखने तक ही सीमित रह जाते हैं। जब काम करने की बारी आती है, तब आप पीछे हट जाते हैं। अगर आपको बुरा लगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से वो टास्क को कंप्लीट करके आओ। आई नो ये जबरदस्ती वाला काम है, पर आगे आने वाले सारे टिप्स जबरदस्ती वाला ही है। सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक नहीं, दो नहीं, एक्चुअली आप 3। कैसे? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आप समझ जाओ। सबसे पहला, आपके अंदर के अच्छे वाला इंसान जो कहता है कि अरे भाई थोड़ा पढ़ लेते हैं। दूसरा, आपके अंदर के बुरे वाला इंसान जो कहता है कि अरे थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं। और तीसरा, जो कि है आप, जो मीडिएटर वाले काम करते हो, ये कहता है कि पढ़ ले, ये कहता है कि अभी नहीं, थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं। और आप ना तो पढ़ते हो ना दूसरा चीज करते हो, आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हो। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम नहीं है, कैसे क्या होगा। ये तीनों में से आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एक तो कहेगा कि चल भाई ऐसे ही पार होने दे, दूसरा कहेगा कि नहीं भाई कुछ करते हैं। लेकिन आप किधर जाना चाहते हो, ये आपके ऊपर। अब 21 दिनों तक धुलाई करनी है। धुलाई तो बुरे इंसान के साथ होता है, तो आपके अंदर के जो बुरे इंसान है उसकी धुलाई करनी है। और धुलाई के 21 दिन बाद जब अच्छे वाला इंसान बोलेगा कि अरे भाई पढ़ लेते हैं, तो बुरे वाला इंसान ये नहीं बोलेगा कि नहीं अभी नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ते। वो बोलेगा ठीक है भाई, मेरा थोड़ा दिमाग कम है, पर ठीक तुम सही कह रहा है, थोड़ा पढ़ ले। थोड़ा सा पागलपंती है, पर आप एक बार करके देखना। अब कोई भी काम करो, ये तीनों साथ में ही रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब मोबाइल चलाते हो रात में, तो आपको पता होता है कि आपको 11 बजे सोना है, पर दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सोते हैं। तब आपको पूरा स्ट्रिक्ट हो जाना है। आपको एक अलग ईगो के साथ रहना है। वो बोलेगा 11 बजे, आपको 10:30 बजे सो जाना। आपके अंदर के जो नेगेटिव वाले इंसान है उसको चैलेंज कर दो, उसका बात कुछ मानना ही नहीं है। वो बोलेगा कि अरे भाई थोड़ा सा सो लेते हैं सुबह। आपको बोलना है कि अरे भाई बाद में सोते हैं, अभी उठ जा। मतलब वो जो भी बोलेगा आपको उसको ऐसा इग्नोर करना है। आपका ईगो यहाँ टूटना नहीं चाहिए। आप एक अलग अंदाज में ही रहो। वो जो कुछ भी बोला उसका मानना ही नहीं है। अब शायद आपको ये समझ आ चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आइए और मजा लेते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम में से 95% से भी ज्यादा लोग इस पॉइंट को पढ़ा है, पर पता नहीं हम करते क्यों नहीं। सबको पता है कि जब हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो हम हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज तीनों रहते हैं, बट फिर भी नहीं करते हैं। क्या कारण है? वजह
मजा। रात में रील्स स्क्रॉल करने में जो मजा आता है वो सोने में कहाँ आता है? मजा कैसे आता है? डोपामीन। जब हम ये मजे वाले चीज करते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। और ये गलत भी नहीं है। गलत ये है कि हम डोपामीन गलत जगह रिलीज कर देते हैं जहाँ हमें डोपामीन रिलीज नहीं करना चाहिए। जब हम सुबह सुबह अपने डोपामीन को इंस्टाग्राम रील्स में दे देते हैं तो बाकी कामों में मजा ही नहीं आता है। हमारा फोकस लेवल गिरता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाता है, बाकी के काम में मजा ही नहीं आता है, हमारा रिटेंशन कम हो जाता है, हम देर तक किसी काम में बैठ ही नहीं सकते। अगर यही डोपामीन काम करते वक्त अगर काम में रिलीज हो जाए तो आएगा असली वाला मजा। पोएम के इस लाइन को पोस्टमार्टम करते हैं, अर्ली टू बेड, यानी कि जल्दी सोना। अब जल्दी मतलब कितना जल्दी, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। अभी की इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर 10-11 बजे भी सो जाते हैं तो ये वाकई आपके लिए बहुत अच्छी बात। बाय द वे, इसको आप जितना कम कर सकते हो ये आपके लिए उतना ही अच्छी। जल्दी कैसे सोए, इसके लिए कुछ टिप्स। फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन। आई नो स्टार्टिंग में नींद नहीं आएगी, बट अगर आप 10 बजे सोने का प्लानिंग किए हो तो आपको 10 बजे सो जाना है। नींद आए ना आए वो बात की बात, बट 1 वीक के बाद आप इजिली सो जाओगे। सेकेंड, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपके रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसे सोने के 1 घंटा पहले ऑफ कर दें, चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट या फिर कंप्यूटर हो, सभी को ऑफ कर देना है। थर्ड, मेक टू डू लिस्ट। अब जंग के पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हर दिन आपका जंग है और जंग को जितना चाहते हो तो तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी, यानी कि हर दिन सोने से पहले टू डू लिस्ट बनानी, और वो भी 2 तरह से टू डू लिस्ट। पहला विथ टाइम, दूसरा विदाउट टाइम। पहला टू डू लिस्ट में आपको टाइम के साथ अपने काम को लिखना है और दूसरा टू डू लिस्ट में सिर्फ आपका काम रहेगा, उसमें टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि किसी दिन आप लेट से उठोगे, आप 6 बजे उठने का टू डू लिस्ट बनाई है लेकिन आप उठ गए 7 बजे, तो आपका ब्रेन कहता है कि कल से करते हैं फॉलो। अगर आप 2 तरह से टू डू लिस्ट को बना लेते हो तो बहाना का कोई चीज ही नहीं बचेगा। अब ये 3 चीज करने से आपको रोकेगा कौन, पता है ना? अच्छा, अब तो ये वीडियो छोड़कर जाने भी कह रहा है। क्या करना है? अभी जाना है? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। उसको बोलो कि अंत अस्ति प्रारंभ। वीडियो तो पूरा देख के ही जाएंगे। ओहो, अब ये कह रहा है कि वीडियो को पूरा मत देखो क्योंकि इसमें इसका प्रॉफिट है। या ऑफ कोर्स मेरा प्रॉफिट है, लेकिन अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो आप और एक चीज कर सकते हो। अगर आप इतना मोटिवेट हो गए कि आप आराम से इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो तो वीडियो के लास्ट में आपको एक सीट दिया जाएगा जिसमें सारा टास्क विद 21 ब्लैक बॉक्स, जिसमें आप 21 दिन में क्या किए हो और क्या नहीं किए हो, इसे आपको सही या फिर गलत करना है। और 21 दिनों के बाद आप इसे मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हो। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा या फिर आप कॉमेंट्स में भी बता सकते हो। पॉइंट नंबर 2, देखो भाई, पढ़ाई तो बहुत की पर परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, यानी कि रात में टू डू लिस्ट तो बना ली लेकिन क्या मॉर्निंग में फॉलो कर पाए? नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में किसी से नहीं होता है, लेकिन आपको इसे जाने नहीं देना है। आपको लगेगा कि फॉलो तो नहीं हो रहा, फिर टू डू लिस्ट बना के क्या करो? फॉलो हो या फिर ना हो, आपको टू डू लिस्ट बनानी है। एक टाइम बाद आपके सारे गोल कंप्लीट होंगे। अब पोएम का इस लाइन को पोस्टमार्टम करता है, अर्ली टू राइज, यानी कि सुबह जल्दी उठना। अब इसके लिए भी कुछ टिप्स बता दूं। रात में जल्दी सोने से सुबह जल्दी उठ जाओ। नहीं उठ पाए तो कोई ऐसे मजे वाले चीज करो जो आपके लिए अच्छा भी हो और आपको मजा भी आए। फिर भी नहीं उठ पाए तो सुबह कोई ऐसा चीज करो जो आपको करना जरूरी है और वो भी सुबह। और अगर ऐसा कोई चीज नहीं है तो आपको अपने अंदर एक विल पावर डेवलप करना है कि मुझे सुबह उठना है तो उठना है। 1-2 दिन आपका नींद भी खराब होगी पर होने देना, 1 वीक के बाद सब स्टेबल हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आप नहीं उठ पाओ तो फिर आप सो जाओ, उठना नहीं हो। जब सुबह उठ गए तो आपको क्या करना है ये सुनो। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लेकर अलार्म को ऑफ करना है, इंस्टाग्राम नहीं खोलना है। सबसे पहले आप जहाँ सोते हो उसे बनाना है, यानी कि बेड को बनाना है, अपने बिस्तर को बनाना है। और ये चीज आपका टू डू लिस्ट में भी हो। जैसे आप बेड को बना लेते हो आपको टू डू लिस्ट में टिक करना कि ये काम आप कर लिए, और इससे एक मोटिवेशन मिलती है दूसरे काम को करने के लिए। दूसरा, अफर्मेशन। अफर्मेशन में आपको ये चीज करना है, वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा, एक्सरसाइज, लेकिन सनलाइट में। आपको एक्सरसाइज रूम में नहीं करनी है, आपको आउटडोर में एक्सरसाइज करनी। 5वां, बुक रीड। फ्रेश होने के बाद आप बुक पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर 3, आप हेल्थी हो, वेल्थी हो, वाइस हो, बट आप ग्रो नहीं कर पाते, फिर कोई फायदा नहीं। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, इसलिए सेट अ गोल। जब तक आप अपने गोल के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते रहो। आपको अपने असली औकात तभी पता चलेगा जब आपके अंदर एक गोल होगा, इसलिए हैव अ गोल। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप वहीं जाओगे जहाँ आपको जाना नहीं है।
गोल के मामले में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, अपने लाइफ में गोल है, वो भी रियल वाला, और उस पर वो काम कर रहा है। दूसरा, गोल है पर वो मजा नहीं है, यानी कि फेक गोल। तीसरा, जिन लोगों के पास कोई गोल नहीं है, आप लोग क्या करो कि अलग अलग चीज को एक्सप्लोर करके देखो आप किसके लिए बने हो, क्या आपको उस काम में मजा आ रहा, ये आपको पता लग जाए। फिर आप ये 3 सवाल अपने आप से पूछो। पहला, क्या आपको ये सच में पाना है? क्या ये आपके अंदर की आवाज है? क्या आप इस गोल के लिए बने हो? दूसरा, क्या आपको सच में ये बनना है या फिर अचीव करना है, या फिर कहीं से कन्विंस हो चुके हो, या फिर सिर्फ शो ऑफ के लिए करना है? क्या ये गोल आपके लिए बना है? तीसरा, क्या आपको इस गोल में अपना टाइम देना चाहिए? क्या इसमें फ्यूचर है, या फिर बस आप एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं? जब आपको ये 3 सवाल का जवाब मिल जाए, फिर आपको अब स्मार्ट गोल सेट करना है। SMART, S यानी कि स्पेसिफिक, क्या आपका गोल आपके ब्रेन में क्लियर विजन बना रही है? M यानी कि मेजरेबल, क्या आप अपना प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो? A यानी कि अचीवेबल, आपका गोल चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन आप उसे अचीव भी कर। R यानी कि रियलिस्टिक, क्या आपका गोल रियलिस्टिक है? क्या आप उसे कर पाओगे? क्या आपके पास सारा रिसोर्स है, या फिर आप जुपिटर जाने का प्लान कर रहे हो? T यानी कि टाइम बाउंड, डेडलाइन सेट करो। बस इतना चीज आपको करनी है, ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीज है जिसे आपको 21 दिन करनी है। आइए अब सारे चैलेंज को समाप्त करते हैं। नंबर 1, फिक्स बेड टाइम रूटीन। नंबर 2, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिफोर स्लीपिंग। नंबर 3, मेक 2 टाइप ऑफ टू डू लिस्ट, विद टाइम, विदाउट टाइम। नंबर 4, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन फिक्स्ड टाइम। नंबर 5, मेक योर बेड। नंबर 6, अफर्मेशन। नंबर 7, मेडिटेशन। नंबर 8, एक्सरसाइज। नंबर 9, रीड बुक्स। नंबर 10, सेट गोल। कमेंट्स में लिखो आई कैन डू इट और आज का डेट, और फिर 21 दिनों बाद आपको यहाँ पर आना है और उसे एडिट करके लिखना है यस। इस कहानी को अंत तक सुने, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। शहर में एक नवयुवक अपने जीवन से बहुत परेशान था, क्योंकि वह कामयाब होना चाहता था, लेकिन वह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका मन उसको अपना गुलाम बना रखा था। उसके मन में हमेशा 1000 विचार चलते रहते थे, और जब भी वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में अनावश्यक विचार आ जाते थे। जब वह पढ़ने बैठता तो उसके मन में बाजार की बातें, गाने, फिल्में और अन्य विचार आते थे। बाजार की बातें, गाने, फिल्म में वो सारी चीजें जो उसे देख रखी थी, वो सब उसका दिमाग में आती। मन बार बार घूमने को कहता कि यार पढ़ाई छोड़, किताब को बंद कर, और चल कहीं और चलते हैं। जैसे ही वह किताब खोल के थोड़ी देर पढ़ता, उसके मन में अचानक ये सारे फालतू के ख्याल आने लगते, जैसे उसका मन उसे पढ़ने से रोक रहा हो। मन कह रहा है कि चल बाहर घूम के आते हैं, चल बाहर कुछ मस्ती करके आते हैं, और यही चीज उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। ये विचार उसे पढ़ने से रोकते और उसके ध्यान को भटकाते, जिससे वह कभी भी ध्यान से पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता था। इस वजह से उसका ध्यान विचलित हो जाता था। एक दिन उसके दादा ने उसे बताया कि जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो तो उनके पास जाओ और अपनी समस्या उन्हें बताओ। उन्हें निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम चुपचाप वहां चलो, क्योंकि इसमें तुम्हारी भलाई है। वह नवयुवक महात्मा के पास गया और देखा कि महात्मा नदी के किनारे ध्यान में लगे हुए हैं। उसने महात्मा के पास बैठकर कहा, महात्मा, मैं बहुत दूर से आया हूं, अब आप भी मेरी जिंदगी बचा सकते हो। लेकिन महात्मा अपनी आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, लेकिन महात्मा की आंखें नहीं खुली। उसने फिर महात्मा से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, आप अपनी आंखें खोलिए, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। थोड़ी देर बाद महात्मा ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे उससे क्या लेना देना। उस नवयुवक ने कहा, अजीब बात है, मैं तो आपके पास बहुत दूर से आया हूं और आप कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा, हाँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तुम्हारी समस्या तुम्हारे अंदर है, मुझे वह तो दिख नहीं रही। अगर सच में तुम्हारे पास परेशानियां हैं तो एक काम करो। महात्मा ने कहा, ठीक है, फिर तुम उस परेशानियों को मेरे पास ला कर दो। नवयुवक ने कहा, ये क्या बात हुई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, कैसे वह परेशानियों को आपके पास ला कर दूं, यह तो हो ही नहीं सकता। महात्मा ने कहा, जब तुम वह विचार लाकर दे ही नहीं सकते
तो इसका मतलब है कि वह विचार तुम्हारे अंदर है। नवयुवक ने कहा महात्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या समझाना कहते हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं परेशान रहता हूं, मेरा मन चिंतित रहता है, मैं कभी किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता और जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं मन में अनावश्यक विचार आ जाता है और मेरा मन भटक जाता है। महात्मा ने कहा, चलो नदी में ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उस दिन नदी में ध्यान से देखने के बाद उसने कहा, मुझे बांस पानी और काफी सारे पत्थर दिखाई दे रहा है। महात्मा ने कहा, तुम नदी के अंदर जाओ और देखो, नदी में से एक सफेद पत्थर उठाकर लाओ। लड़का नदी के बीच गया और सफेद पत्थर ढूंढने लगा, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। महात्मा ने पूछा, क्या तुम्हें सफेद पत्थर दिखाई दे रहा है? लड़का ने कहा, हाँ, मैं उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद महात्मा ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि वो पत्थर सफेद मुझे मिल क्यों नहीं रहा। महात्मा उसके पास गए और उसके सर को पकड़कर नदी में कुछ पल के लिए डाल दिया। लड़का बिल्कुल घबरा गया, डर गया और मानो उसकी मौत हो जाएगी। फिर महात्मा ने उसे बाहर निकाल दिया। महात्मा ने कहा, यह क्या तरीका है? क्या आप मुझे मारना चाहते हो? महात्मा ने कहा, अब तो मुझे बताओ कि जब तुम नदी में अंदर थे तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहा था? लड़का ने कहा, महात्मा, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जिसके सिर पर मौत नाच रही हो वो भला किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता है? मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके मैं इस पानी से बाहर निकलूं और अपनी जान को बचाऊं। मेरे दिमाग में और कोई भी ख्याल नहीं था। महात्मा ने कहा, यह सबक है। ध्यान का यही फल है कि जब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चलेगा तभी तुम उस एक विचार पर ध्यान कर पाओगे। जब तुम पत्थर को ढूंढ रहे थे तब तुम्हारे मन में सिर्फ वही विचार था। आसपास की चीजों के बारे में भी तो सोच रहे थे, इसलिए तुम्हें पत्थर नहीं मिल रहा था। यहां देखो, यह रहा सफेद पत्थर, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारा सिर पानी में डाला, तुम्हारी जान पर बन आई या नहीं? अब तुम्हारी मौत करीब थी, इसलिए तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। कैसे भी करके मेरी जान बच जाए। उस समय तुम्हारे दिमाग में अपनी जान बचाने के अलावा और कोई भी ख्याल नहीं था। यही ध्यान है, यानी एकाग्रता। मतलब सिर्फ एक समय पर एक चीज के बारे में सोचना। देखो, हमारा दिमाग सिर्फ एक समय में एक काम के लिए ही बना है। हमारा दिमाग एक समय में दो काम सही से नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारे मन में कोई और ख्याल ना आए, क्योंकि जब कोई और ख्याल आएगा तब आप कोई भी एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सकते। यही चीज पढ़ाई के साथ भी होता है। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। कुछ चीजें हैं जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो पाओगे। इतना सुनकर वह लड़का समझ गया कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए फोकस का होना जरूरी है। जब हम एक लक्ष्य के साथ काम पर फोकस करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। फिर उसने महात्मा से पूछा, महात्मा, आप मुझे ये बताइए कि मैं कामयाब होने के लिए वह कौन नियम अपनाऊं जो मेरी जिंदगी में काफी मददगार साबित हो। तब महात्मा ने कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम खुद को बनाते हो। मतलब तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी देखते हो, जो कुछ भी सीखते हो, जहां भी जाते हो, हर वो चीज तुम्हें सबक सिखाती है। और तुम जैसे माहौल में रहते हो वैसे तुम बन जाते हो। हम अपनी भविष्य का खुद निर्माण करते हैं। जिंदगी में सफल होना आसान नहीं है। जब इंसान सफलता के रास्ते पर चलता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं और कुछ रुकावटें इंसान खुद बनाता है। इसलिए कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान को नहीं चाहिए। आओ इस बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला नंबर 1 है, एक लक्ष्य को निर्धारित करो। ये बात सही है, जिस इंसान के जीवन में एक लक्ष्य नहीं वो अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं तुम्हें कहूं कि तुम मार्ग में आगे चलो, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताऊं
तुम्हें कहाँ तो आगे चलना है, तुम खुद ही सोच के देखो तुम कहाँ तक आगे चलोगे। तुम चलते चलते थक जाओगे, क्योंकि जब तुम्हें मंजिल नहीं पता तो तुम भला कहाँ पहुँचने की कोशिश करोगे। और तुम अपने दिमाग को क्या बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी मंजिल क्या है। इसीलिए मंजिल यानी एक लक्ष्य का होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास लक्ष्य होता है तो तुम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हो और तुम थकते भी नहीं हो, और तुम हर दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो। इसीलिए एक लक्ष्य जरूरी है जिसमें तुम दिन रात काम कर सको, वो लक्ष्य जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर कर दें। इसलिए खुद से सवाल करो कि तुम किस लिए बढ़ना चाहते हो, तुम किस लिए आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी भी यही चीज तुम्हें कामयाब बनाएगी। नंबर 2, समय की अहमियत को समझो। ये बात सही है, जो लोग जीवन में समय की महत्वता को नहीं समझते, समय कभी भी उनके हक को नहीं समझता। इसलिए समय की कद्र करना सीखो। फालतू के कामों में, फालतू की बातों में, फालतू की उन चीज़ों में समय को कभी बर्बाद मत करो जिनसे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने लक्ष्य को मेहनत से लगाओ, अपने लक्ष्य को अपने आप को कामयाब बनाने में लगाओ, और अपने लक्ष्य को उन चीज़ों में लगाओ जो तुम्हें आगे ले जाएं। फालतू की वो लोग जो हमेशा रास्ते के रुकावट बनाते हैं, जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, उन लोगों से दूर रहो, तभी तुम्हारी भलाई है। नंबर 3, सवेरे उठने की आदत डालो। रोज सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सुबह के वातावरण में गजब की ऊर्जा होती है। साथ ही उस समय दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, जिस कारण उस समय की गई पढ़ाई हमेशा याद रहती है। इतना ही नहीं, इस समय पढ़ते समय कठिन से कठिन सवालों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना भी जरूरी है। साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 7-8 घंटे की नींद आवश्यक है। ये सब बात सही है। ब्रह्म मुहूर्त का समय तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस मुहूर्त में माहौल बिल्कुल शांत होता है। तुम सुबह उठकर ध्यान क्रिया करके पढ़ाई कर सकते हो। तुम देखोगे कि तुम जो भी पढ़ोगे वो तुम्हें याद रहेगा, और वो जीवन भर तुम उसे कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त वरदान है। 4, अच्छी सोच रखें और खुद को प्रेरित करें। हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें और खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहें। अच्छी सोच से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जो विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई काम करने में कठिनाई महसूस हो रही है तो ऐसे में बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में ज़रूरत होती है खुद को प्रेरित करने की। खुद को प्रेरित करें कि कोई भी काम असंभव नहीं है और उस कार्य को करने का प्रयास करें, क्योंकि हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति जब दिमाग केंद्रित न हो और मन में नकारात्मक विचार आने लगे तो अपने माता पिता और अभिभावक से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। हमेशा प्रसन्न रहें। विद्यार्थी जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। खुश रहने से आप न केवल अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। दरअसल जो भी लोग हमेशा मुंह लटकाए रहते हैं, उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता है। वहीं एक मुस्कान के साथ अगर आप दूसरों से मिलते हैं तो उन पर इसका सकारात्मक असर पड़ता है। बाकी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें। जिसका मन अंधकार में है वो पोर्न देख रहे हैं, जिसका मन अंधकार में है वो हस्तमैथुन कर रहे हैं। इतना एडिक्ट हो जाएगा उसको छोड़ ही नहीं पाएगा। लड़का लड़के से शादी करना चाहता है, करने दो, खुशी मिल रही है, हाँ करने दो। और भारत में 95% युवा डिप्रेशन में कर रहे हैं। मानव इंद्रियों पे जी रहा है, सेंसेस पे, और जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं वो दुखी है। जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं वो दुखी है। उसकी वजह ये मन और सेंस, मन और इंद्रियां ये अंधी है, कभी भरती ही नहीं। एक बड़ा फेमस खलीफा हुआ इब्राहिम, बहुत फेमस इब्राहिम। उसके समय में एक बहुत फेमस सूफी संत थे जुनैद। मुसलमानों को अपने
सूफियों के इतिहास पर एक बार जाना चाहिए। इस्लाम जो भी फैला वो सूफियों की वजह से फैला। सिर्फ सूफी, जो सूफियों का इस्लाम है वो यही परिवर्तन वाला इस्लाम है। काफिर से मुसलमान, साधना का इस्लाम, तपस्या का इस्लाम। क्योंकि बिना तपस्या के, बिना तापमान के कुछ भी बदलेगा ही नहीं। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, खुश है वो कि जन्नत जा रहे हैं। मैं भी खुश हूं कि अच्छी बात है यार, जा रहा हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो जल्दी चले आओ, जब जन्नत में इतनी सारी सुविधाएं हैं तो यहां क्या कर रहे हो? भाई आपको पता है कि आपका फाइनल घर फला जगह है, वहां सारी सुविधाएं, जाओ। ऐसे कोई नहीं पहुंचता जन्नत, बहुत तपस्या करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती उसकी। तो इब्राहिम जुनैद के पास गया, कहा गुरुजी आप झोपड़ी में रहते हो, मस्त रहते हो, और मैं महल में रहता हूं और दुखी रहता हूं, कैसे? बोले यार जवाब तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन शर्त है। पुरोहित यजमान से कभी शर्त नहीं रखता, क्योंकि माया लेता है ना, लेकिन संत यजमान के सामने शर्त रखते हैं। शर्त है। इब्राहिम ने कहा मान ली शर्त, बताओ क्या शर्त? बोले कल सुबह आ जाना, एक जगह चलेंगे, लेकिन जो भी मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा करते रहना, क्रॉस क्वेश्चन मत करना। इब्राहिम ने कहा जी नहीं करना। दूसरा दिन इब्राहिम पहुंचा, जुनैद लेकर उसको एक कुएं पे गए, और कुएं में के पास एक बाल्टी रखी थी। उस बाल्टी में बेस नहीं था, पेंदा नहीं था, नीचे से खाली थी, और एक बाल्टी कुएं पे लटकी हुई थी रस्सी के साथ। तो जुनैद ने कहा ये दूसरी वाली बाल्टी भरो। अब इब्राहिम चूंकि वादा कर चुका था, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। कहा अच्छा, तो गुरुजी कह रहे हैं तो कुछ मतलब ही होगा। तो उसने उठा के बाल्टी भर के उस बिना पेंदे की बाल्टी में डालना शुरू किया। जैसे पानी डाले सब बह गए, जैसे पानी डाले सब बह गए। ऐसे करीब आधा घंटा चला। तब इब्राहिम ने कहा, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, यह हमारी आपकी कहानी है। हम आप भी इस बिना पेंदे की बाल्टी यानी मन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। आधे घंटे बाद इब्राहिम ने कहा कि सरकार, ये बाल्टी तो कभी भरेगी ही नहीं। अरे बोले जाहिल, यही बात तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि ये जो मन और इंद्रियों रूपी बाल्टी भरना चाहते हो, ये कभी नहीं भरेगी। इसीलिए जो भी आदमी इंद्रियों पे जी रहा है, धन चाहे जितना रखे हो, धन चाहे जितना रखे हो, परेशान जरूर है, क्योंकि वो बिना पेंदे वाली बाल्टी को भरने का प्रयास करता है। दूसरी तरफ चैतन्य, कॉन्शियस, इसका स्वरूप है सत्य, सत्य नहीं सत्य, सत चित आनंद। तो यहां आप कबीर को देखोगे मस्त, लेकिन यहां आप राकेश झुंझुनवाला जी को देखोगे परेशान, बीमार, तो बेचारे रहे नहीं, कई सारी बीमारियों से ग्रसित, 40,000 करोड़ के मालिक, आकाशा एयरलाइंस चलाया मरने से पहले। क्या क्या बात है, परम आनंद। इस परिवर्तन, इस यात्रा का सूत्र सारे धर्मों ने दिया है। बाइबल ने दिया, कुरान ने दिया, वेद ने दिया, गीता ने दिया, आदि ग्रंथ ने दिया। जागृत पुरुषों द्वारा ये कहे गए, इसलिए इनको वेद कहा, कि चैतन्य ने कहा इसे। तो बदलना तो सबको है, आज नहीं तो कल, और इसकी शुरुआत होगी ध्यान से। बस 5 मिनट आंख बंद करके बैठो। मैंने पिछली बार बताया ध्यान क्या है? दर्पण है। किसको देखने का? मन को देखने। ध्यान क्यों? मन को जागृत करने।
रोशनी, मन की जो रोशनी है उसको जलाना। क्या नाम है उस रोशनी का? मन की उस रोशनी का क्या नाम है? उसका नाम है विवेक। मन की जो रोशनी है उसका नाम है विवेक। अब जितने लोग इस रोशनी से विहीन हैं, अब एक मन जो ध्यान नहीं करता और अंधकार में है कभी कभी, और एक मन जो ध्यान करता है और उसका विवेक जागृत हो चुका है, उसकी रोशनी जल चुकी है। कभी कभी ईश्वरीय कृपा से जल रही होती है बीरबल, लेकिन बहुसंख्यक इतने सौभाग्यशाली नहीं है। तो जिनका मन अंधकार में है वो गुटखा खा रहे हैं, जिसका मन अंधकार में है वो पोर्न देख रहे हैं, जिसका मन अंधकार में है वो हस्तमैथुन कर रहे हैं। और चूंकि पश्चिम के मानवतावाद कहता है कि जो मानव को खुशी दे उसे करना चाहिए, पश्चिम आज मानवतावाद पे जी रहा है, ह्यूमनिज्म पर। लड़का लड़के से शादी करना चाहता है, करने दो, खुशी मिल रही है, हाँ करने दो। लड़की लड़की शादी करने दो, लड़का गधी शादी करने दो, लड़की चिंपैंजी करने दो। मानवतावाद आज उसी सिद्धांत को भारत में आरोपित करने की कोशिश की जा रही है। वहां की डेमोग्राफी अलग है, वहां की पॉपुलेशन अलग है, वहां की अर्थव्यवस्था अलग है। वीर यानी बीज। अब गाय का गोबर है वो तो फेंक दोगे, गाय का मूत्र है वो तो फेंक दोगे, पसीना फेंक दोगे, मल मूत्र पसीना फेंक दोगे क्योंकि ये तो वेस्ट है। बीज कौन फेंकता है? और कहीं नहीं फेंकोगे। वीर यानी बीज। और भारत में 95% युवा डिप्रेशन में कर रहे हैं। मानवतावाद के लिए, पश्चिम के लिए ठीक है, ये पश्चिम के लिए बहुत अच्छा है। 500 दंड बैठक मारो, 50 सूर्य नमस्कार करो और फिर कमाल देखो 6 महीने बाद 50 सूर्य नमस्कार। शुरुआत 6 से करना, 50 सूर्य नमस्कार 3 महीने में करना चाहिए कि नहीं पहले दिन से 50 ये सब मसल उसल निकल के बाहर चली जाएगी, फिर कभी नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज को धीरे धीरे करो। सूर्य नमस्कार 6 से शुरू करो, 6, एक महीना 6 करो, दूसरे महीने 12 करो, तीसरे महीने 24 करो। ऐसे एक महीना 6, दूसरे महीने 12, तीसरे महीने 24 कि बॉडी आपकी ढल जाए उसमें। बहुत मेहनत लगती है। और चौथे महीने सीधे 50। नाइट फॉल, शीघ्र पतन, ये पतन, ये सारा वीर आपकी बॉडी सोख लेगी। इतनी चमक पैदा हो जाएगी, इतनी चमक। कुसंग, ये सब अंधकार मन के लक्षण। बड़े मां बाप परेशान रहते हैं। अंधेरा, और जिसका रोशनी जला हुआ है, जिसकी रोशनी जला रहा वो विद्या अर्जित कर रहा है, शिक्षा अर्जित कर रहा है, योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उपलब्धि ले रहा है जीवन। ये डायग्राम बना लो। ये गुटखा खाने से कितना फैट, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, ये कूड़ेदान बन जाएगा, कूड़ेदान। बनाया तो मंदिरों पे भी, खजुराहो के मंदिर जाओ, कंटरिया महादेव, बाहर चित्र बने हुए काम के। अब एक दुखी मन, उदास मन, परेशान मन वो पोर्न देखेगा, कुछ इतना एडिक्ट हो जाएगा उसको छोड़ ही नहीं पाएगा। 10-10 घंटा, 15-15 घंटा बीत, उसको पता ही नहीं चलेगा।
कैसे मिलेगी इस अंधकार वाले मन को उपलब्धि? इसको कोई उपलब्धि मिल सकती है? मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मन उसका अंधकार में है। वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है उसके पास। आओ, मैं सबको निमंत्रित करता हूं, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। आओ, 6 महीना कुछ नहीं। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ, इस मन के अंधकार से बाहर। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं है इस दुनिया में, कोई खराब नहीं है इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। हमारे दोस्त हैं, तो हम उनको बुलाते हैं पार्टी में, जाने दो यार। अरे कहते तुम जीवन ही नहीं जी रहे हो। हमने कहा तुम जी रहे हो तो जी रहे हो ना, पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो, नाच रहे हो, तो तुम्हें तो खुशी होना चाहिए। अब ओझा नहीं जी रहा है, क्यों इतनी जबरदस्ती है मुझे अपनी तरफ बुलाने की? मैं भी तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा हूं। आओ आओ, ध्यान करो 3 घंटा बैठ के, शरीर हिलने नहीं चाहिए। बहुत से उसमें से 2-3 लोग उससे आगे पर्सनली कहे, यार हम जो हो गया तुमको देख के दिल कहता है कि हम गलत कर रहे हैं। तुम देखो, जो लोग दारू पीते हैं वो बिना संगत दारू नहीं पी सकते। गिल्ट होता है ना अंदर, इस किसी काम को ये कुसंग है क्या? एक अकेला आदमी किसी को मारने जाएगा, उसको दुविधा हो जाएगी, लेकिन 2 मारने गए तो सुविधा है। हर गलत काम अगर समूह में किया जा रहा है तो गिल्ट दूर होता है। इसलिए ध्यान करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, कोई गिल्ट ही नहीं है। योग करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन हर वो काम जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसमें समूह की जरूरत है। इससे गिल्ट नहीं, पश्चाताप नहीं। तो आओ सब मिलकर इस ध्यान की धारा का शुरुआत करें, और पहला उद्देश्य स्वयं का परिवर्तन। आज आप हमें सुन रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग कल बदल जाएंगे, और कल इस देश को इस कार्यक्रम की वजह से 1 लाख अवध ओझा मिल जाएगा। और ये 1 लाख अवध ओझा इस भारत भूमि की नहीं, इस पूरे दुनिया का रेखा चित्र बदल देगा। बस यही गुरु महाराज की तरफ से मेरी सेवा है। 1 लाख, 1 अरब 50 करोड़ का देश, उसमें सिर्फ 1 लाख चाहिए। कोई IAS के रूप में, कोई PCS के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई नेता के रूप में, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। आप कल IAS बन जाए फिर भी आप इसे जारी रखें, आप कल नेता बन जाए फिर भी आप इसे जारी रखें। जो आप बदले हैं, जब आपके अंदर बदलाव शुरू हो, तो जब आप बदले तो इस बदलाव की धारा को आगे बढ़ाइए। और फिर एक दिन गंगोत्री वो औकात कैसी जो खुद के मुंह से बोल के बतानी पड़े। दोस्तों, कैसा लगता है तुम्हें जब कोई तुम्हें कहता है कि औकात क्या है तुम्हारी, औकात क्या है तुम्हारी? एग्जैक्टली यही वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, और आपके पास में जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ये औकात नाम का वर्ड सुनकर आपको अच्छा लगता है या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी रियल में औकात कितनी है।
अगर आपको अच्छा लगता है ना, इसका मतलब आपकी कुछ ना कुछ औकात है। और अगर आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, इसका मतलब है कि सामने वाला सही कह रहा है, कोई औकात नहीं है तुम्हारी। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको उनके किसी खास ने, उसके अपनों ने ताना मारा होगा कि तेरी औकात का काम नहीं है ये, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। इस ताने को सुनकर कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं, क्योंकि जिनको ये बात ये लगती है ना कि यार इसने मुझे ये कैसे बोला, मैं करके दिखाता हूं इसको। वो बंदे तो जिंदगी में कुछ भी कर जाते हैं। और जो इस चीज से डर जाते हैं ना, मान लेते हैं कि यार सही तो कह रहा है, क्या है औकात मेरी, उनका बस हमेशा के लिए नाम खत्म हो जाता है। औकात जब छोटी होती है ना, तभी उसको लोग दिखाया करते हैं। बड़ी औकात वाले लोगों की तो मिसालें दी जाती है, उनके बारे में बताना नहीं पड़ता कि इनकी औकात कितनी है। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तुम्हारे फ्यूचर की औकात की नींव तैयार करता है। तो अब से जब कोई तुम्हें औकात का ताना मारे ना, तो शांत रहना मेरे भाई, जवाब मत देना उसको बोल करके, और सोचना कि उसने सही कहा है, क्योंकि तुम्हारी सच में कोई औकात नहीं है। और अगर यही है ना, तो क्या किया जाए कि ये बात दोबारा नहीं सुननी पड़े। क्योंकि जब कोई तुमसे औकात की बात करता है या तुम्हें औकात का ताना मारता है, तो सीधे सीधे वो तुम्हारी एबिलिटी पर शक करना होता है। तुम क्या कर सकते हो ये उसको नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम उसके ताने को ड्राइविंग फोर्स समझो, किक समझो, ये समझो कि वो तुम्हें स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताना मार करके नींद से जगाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि तुम्हारी औकात की डेफिनेशन तुम्हारे हार्डवर्क, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सक्सेस से देखी जाएगी। और ये तभी मिलेगी जब तुम खुद मेहनत करोगे, जब तुम्हें हर एक सेकंड यही लगेगा कि यार मुझे तो ना कुछ बड़ा करके दिखाना इस दुनिया को, कि असल में मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। औकात कोई चीज नहीं है जो किसी का ताना सुनकर तुम ढूंढने निकल जाओगे और तुम्हें मिल जाएगी। ये हमारे समाज के नियमों का वह आईना है, वो रास्ता है जो हमें अपने ही सपनों को जीने का साहस दिखा रहे हैं, जो तुमसे कह रहे हैं कि भाई तेरा ही टारगेट है, तेरा ये सपना है, तू उसके लिए मेहनत कर। हमारी औकात ना हमारी पहचान है, एक मौका है बड़ा करने का, अपने अंदर छुपी शक्ति को बाहर निकालने का, अपनी पावर्स को पहचानने का, अपने टारगेट्स को पूरा करने का, उस एंड पॉइंट तक पहुंचने का जहां से तुम्हें लगे कि अब तुम बाकी सबकी औकात से बाहर हो। लोगों का औकात का ताना तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम कितने कमजोर हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हें ये ताना सुनकर के ये याद आता है कि तुम कितने ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम्हारी मेहनत करने की औकात कितनी है। इसलिए किसी का ताना सुनकर गुस्सा करने से अच्छा है ना कि मेहनत की जाए, इतनी मेहनत की जाए कि औकात का ताना मारने वाले लोग तुमसे बात करने से पहले ये सोचे कि यार हमारी औकात है क्या इससे बात करने की। मुझे नहीं लगता वो अपने को अपॉइंटमेंट देगा, क्योंकि तुम्हारे हार्ड वर्क और तुम्हारी मेहनत के रिजल्ट ने ये साबित कर दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। जब हम अपनी औकात को समझते हैं ना, तभी हम अपने आप को सही डायरेक्शन दे पाते हैं। तुम्हारी औकात तुम्हें यह बताती है कि तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत की और जरूरत है, कितना पेशेंस और रखना है, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस और बनाना है। क्योंकि जब तुम अपनी औकात बनाने निकलोगे ना, जब तुम मेहनत शुरू करोगे, तब तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। एक, जब तुम्हें यह लगेगा कि यार अब नहीं होगा मुझसे, और उसी टाइम आप गिव अप कर दोगे, डर जाओगे स्ट्रगल से। और दूसरा यह है कि तुम्हें हर वक्त यह लगे कि यार एक बार और ट्राई करता हूँ, क्या पता ये वाला लास्ट हो, एक बार और कोशिश करता हूँ, गिव अप नहीं करता हूँ, एक बार और नहीं डरता हूँ। और तुम्हारी यही मेहनत करने की कंटिन्यूटी तुम्हें जीत तक लेके जाएगी, तुम्हें वो सक्सेसफुल और महान इंसान बना देगी जिसकी औकात की सब मिसालें देंगे कि यार ये लगता तो बहुत सामान्य था, लेकिन इसने वो करके दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमारी औकात में हमारी पावर छिपी हुई है, पहचानो इस बात। तुम जैसे जैसे अपनी औकात बनाने की सोचते जाओगे ना, तुम्हारी इनर पावर बाहर आती जाए। कभी कभी तुम्हें लगेगा तुम्हारी जो अंदरूनी रियलिटी है, जो तुम बन सकते हो, तुम्हारी काबिलियत है, वो बाहर आती जाएगी। कभी कभी तो तुम्हें भी लगेगा कि यार क्या सच में ये काम मैंने किया। कई बार हमारा टारगेट, हमारे सपने हमारी औकात से बाहर होते हैं। हम सपने देख तो लेते हैं कि यार ये बनना है, उसके जैसा बनना है, इतना बड़ा बनना है, लेकिन मन ही मन ये भी लगता है कि यार मैं ये काम तो नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, आपको कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना है। आपने अगर एक बार काम शुरू कर दिया ना, और आपका डिटर्मिनेशन एकदम स्ट्रांग है कि आपको वो करना ही है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ये मेरी गारंटी है। इसलिए देखो अपनी औकात के बाहर के सपने, मेहनत करो इन सपनों पर, जियो सपनों के लिए और लड़ो हर एक रुकावट से, बिना थके मेहनत करो। जितने डिवोशन से, जितने समर्पण से तुम अपनी मेहनत करोगे ना, उतनी ही तुम्हारी औकात की हाइट बढ़ती जाएगी। लोगों को लगने लग जाएगा कि यार
कि यार इतनी औकात का हो जाएगा ये बंदा, हमने ये नहीं सोचा था। इसलिए तानों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए औकात बनाना जरूरी है। पहले औकात बना ले, मौज मस्ती बाद में कर लेना। जब तक तुम खुद अपनी औकात को बदलना नहीं चाहोगे ना, तब तक तुम्हारी औकात वही रहेगी। जब तुमने यह सुना था कि औकात क्या है तुम्हारी, तेरे से नहीं हो पाएगा, इस काम को रहने दे। और अब जब तुम अपनी औकात को बदलना चाहोगे, सही डायरेक्शन में अपना इनपुट दोगे, तभी तुम्हारी औकात बनेगी, तभी लोगों के ताने बंद होंगे। औकात बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें डिसीजन लेना होगा, खुद को कॉन्फिडेंस देना होगा कि यार तुम कर सकते हो, और तुम कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते ना, तो कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें अपने टारगेट के लिए, अपनी औकात बनाने के लिए किसी दूसरे के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। किसी पर डिपेंड मत रहो, बस तुझे अपने उन पावर्स को जगाने की जरूरत है जिनको तूने आज तक काम में नहीं लिया। तू कितनी मेहनत कर सकता है, कितना तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कितना डिटर्मिनेशन और कितना पेशेंस है, एनालाइज करके, एग्जामिन करके खुद को देखा ही नहीं। इसलिए इनको काम में ले, खुद से सवाल कर, खुद से मेहनत करवा, अपने असली पोटेंशियल को पहचान, अपनी असली ताकत को पहचान। औकात एक शब्द नहीं है, एक सफर है जो तुम्हें तुम्हारा रियल अस्तित्व बनाने में हेल्प करता है। ये सफर मुश्किल हो सकता है, हर स्टेप पर बहुत सारे बैरियर्स भी आ सकते हैं, बहुत सारे लोग रुकावट भी बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास मौका है खुद को साबित करने का, अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्शन है, समय है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। और औकात बनाने के लिए ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तू लग जा अपनी मेहनत में, अपनी औकात से बड़े सपने देख, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी कर। खुद को इतना कमजोर मत समझ कि तुमसे तुम्हारा ही टारगेट पूरा ना हो। अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष को मिलाकर अपनी औकात को बढ़ाता रहे। विश्वास रख, अपने सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा रास्ता खुद पर भरोसा रखना होता है। तब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, 100% वाली मेहनत नहीं कर पाओगे। औकात बनाना पहाड़ तोड़ने जितना कठिन नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। हार्ड से हार्ड सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने औकात भी तो ऐसे ही बनाने की सोची है ना, जिसमें आपके सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसे भी लोग आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, आप सबसे लड़ जाओ, सबसे जीत जाओ। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास अब तक क्या है, तुमने अब तक क्या किया है, और अब कितनी और मेहनत करके तुम वहां तक पहुंच सकते हो जहां तुम्हारी औकात लोगों की औकात से बाहर हो जाए। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इस तरह से मेंटेन रखो कि ये आपकी एनर्जी को कम नहीं होने दे, तुम्हें इंस्पिरेशन मिलती रहे। तुम अपने टारगेट्स को भूलो नहीं, अपनी पावर्स को इनएक्टिव ना होने दो, क्योंकि जितना तुम खुद स्ट्रगल करोगे ना, खुद लड़ने की कोशिश करोगे, उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि खुद को जवाब दिया जाए, यार करके ही दिखाता हूं। इतनी मेहनत से अगर काम नहीं चल रहा ना, तो थोड़ी सी और कर लेता हूं, ताकि दोबारा जब ये बंदा मिले तो इसकी हिम्मत नहीं हो ऐसा कहने की। खुद से ऐसा प्रॉमिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस और लगातार उसी काम को करते रहोगे ना, सीखते रहोगे, तभी उस काम में सफलता मिल सकती है। बिना मेहनत और लगन के ना औकात बनाई जा सकती है, ना ही नाम बनाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमें हर दिन, हर रात, हर घंटा और हर सेकंड काम करना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा ना कि आपको बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और बाकी लोगों को तो बड़ी आसानी से कुछ मिल जा रहा है, तो भाई ये बात याद रखो कि आपको वह चाहिए भी नहीं ना जो उन लोगों के पास में है। आपको तो उनसे ज्यादा चाहिए ना, तो मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। इसलिए उन सब से कंपेयर करके अपना टाइम खराब मत करो, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी 10 घंटे की मेहनत से 5 घंटे में आगे निकल जाएंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 20 घंटे मेहनत करने के बाद भी आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे। सबकी एनर्जी अलग है, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है, सबके टारगेट्स अलग अलग है। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारा पास वाला क्या कर रहा है, तुम्हारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त तुमको क्या बोल रहे हैं। इसलिए अपने स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करो कि भाई ये मेरी चुनौतियां हैं, इनको मुझे ही तोड़ना पड़ेगा। जितना बड़ा टारगेट लिया है उतनी मेहनत मेरे को ही करनी पड़ेगी। खुद पर डाउट बंद करना पड़ेगा और अपने आप को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं कर लूंगा। सिर्फ ये सोचो कि ये मुझे ही करना है, अब इसे कैसे करना है इसके तरीके निकालने हैं। क्योंकि अगर तुम खुद ही खुद को डाउट में डाल रहे हो ना, तो खुद ही खुद पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, और फिर तुम धीरे धीरे अपने टारगेट से, अपनी मेहनत से दूर हो जाओगे। फिर वो डाउट ही बचा रहेगा। तुम्हारी औकात अगर तुम्हें बनानी है ना, तो तुम्हें सक्सेसफुल बनने की इंस्पिरेशन मिलती रहनी चाहिए, और उस इंस्पिरेशन को तुम अपनी पावर को समझने में यूज कर सकते हो। जैसे अगर तुम किसी के काम को फॉलो कर रहे हो या किसी सक्सेसफुल इंसान जैसा बनना चाहते हो कि यार वैसा कुछ करना है, तो सबसे पहले उसने जो गलतियां करी है ना, उनको ध्यान में रखो, क्योंकि वो तुम्हें दोबारा नहीं करनी, उसने कर ली, तुम्हारे लिए काम कर दिया उसने। इसलिए तुम उन गलतियों को मत करो, तुम उससे आगे बढ़ो। अगर तुम वही कर रहे हो जो पहले करके कोई बंदा फेल हो चुका है, तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि किसी के जैसा बनना उतना कठिन नहीं होता जितना एक नई पहचान बनाना होता है। इसलिए अपनी वीकनेस और अपनी मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करनी है। तुम्हारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना कि तुम अपने मन से लड़ सको। किसी के ताने सुनकर अगर आपका मन टूट गया है या डाइवर्ट हो गया, तो तुम कभी भी अपने टारगेट को लेकर के सीरियस नहीं थे। इसलिए लोगों की सुनना, लोगों के तानों में आकर खुद के कॉन्फिडेंस को
मारना, खुद की एनर्जी को कम कर लेना, ये सब डरने वाले लोगों के काम है, तुम्हारे नहीं है ये काम। क्योंकि तुम्हें वो औकात बनानी है जो अपना जवाब खुद देती हो, किसी की बातों का जवाब तुम्हें बोलकर नहीं देना पड़े। यही टारगेट है हमारा इस वीडियो का। तुम्हारी औकात से अपने आप सामने वाले को अंदाजा हो जाए कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपनी औकात बनाने का वो सफर। दिखाते हैं हिम्मत वो पहचान बनाने की जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस डिसाइड करती है, तुम्हारी असली ताकत और हौसले से तुम्हारी पहचान करवाती है, तुम्हारे सपनों को पूरा करती है। उम्मीद है इस वीडियो से तुम इतना तो सीख गए होंगे कि लोगों को तुरंत किसी भी ताने का जवाब नहीं देना है, शांत रहकर अपने टारगेट पर फोकस करना है। इतनी मेहनत करनी है कि उन लोगों को तुम्हारी औकात का अंदाजा हर दिन हो। एक बार तो उन्हें भी ये लगना चाहिए ना कि यार इस बंदे को उस दिन इतना ताना नहीं मारना चाहिए, ये बंदा अलग था। दिखा दो ऐसे लोगों को कि मैं देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करने की औकात रखता हूँ। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। हाउ मच रिक्वायर्ड टैलेंट फॉर सक्सेस? मेरा प्रश्न आपसे, अगर जिंदगी में आज के बाद जो बात मैं आपको भी बता रहा हूं, ये इमेजिनेशन अगर गहरे में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो आप बापू दुनिया को जीत लोगे। इसलिए ध्यान से सुनना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? आंसर दो। अरे उत्तर दो ना कुछ तो। 20%, 40%, 100%? जिंदगी में कामयाबी के लिए टैलेंट कितना जरूरी है? 100%? गुड। 1000%? वेरी गुड। 10%? आ गए लाइन पे कि यही नहीं बोला, ये बोल के देखो, देखिए एक बार 0। ये फिट बैठना चाहिए, क्योंकि सर राजी नहीं हो रहे। 10, 20, 30, 40, 50 हजार 0 बोलो, सर को खुश हो जाएंगे। अरे अगर 10% भी जरूरत होती तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, अरे जो अंधे थे और गूंगे थे, बोल तक नहीं सकते थे, लेकिन बापू बन गए दुनिया में। वो कैसे बन गए? अरे जिन्होंने जिंदगी में अक्षर ज्ञान नहीं लिया, अंगूठा छाप थे, वो बापू कैसे बन गए? अरे जिनको कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ पहाड़ चढ़ना जानते थे, वो दुनिया में बापू कैसे बन गए? जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ तबला बजाते थे, वो बापू कैसे बन गए? जिनको कुछ नहीं आता था, सिर्फ गाना गाना आता था, वो बापू कैसे बन गए? जिनको तैरने के अलावा दुनिया में कुछ नहीं आता था, वो बापू कैसे बन गए? इसका मतलब जिंदगी में कामयाबी के लिए कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। ऐसी 10 बातें बता रहा हूं जिनमें 0 टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें 0 टैलेंट चाहिए। 10 ऐसी बातें बता रहा हूं जिसमें टैलेंट 0 चाहिए। अब आपको मुझे बताना है कि ये 10 सक्सेस के लिए क्या बहुत है, क्या बताऊं? 10 थिंग्स रिक्वायर्ड 0 टैलेंट। टाइम पंक्चुअलिटी। 0 टैलेंट। अंगूठा छाप भी टाइम पे आ सकता है, एक पढ़ा लिखा भी टाइम पे आ सकता है, एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंप्यूटर कंसल्टेंट, एक गोल्ड मेडलिस्ट, एक साइंटिस्ट, एक सिंगर, एक राइटर, एक क्रिकेटर, एक गांव का पनवाड़ी, एक गांव का ग्वाला, एक गांव में भैंसे चराने वाला, एक दुनिया में साधारण मजदूरी करने वाला। ये सब लोग जिंदगी में टाइम पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? पूरी जिंदगी टाइम पंक्चुअलिटी कहती है, टैलेंट को पानी भरता है रे मेरे आगे। टाइम पंक्चुअलिटी अगर जिंदगी में बना ली, कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। अगर टाइम पंक्चुअलिटी आपने जिंदगी में कर ली, आपने टाइम को वश में कर लिया। जिसने टाइम की कदर कर ली, कोई सी डिग्री का मोहताज नहीं है टाइम पंक्चुअलिटी। कोई भी डिग्री नहीं चाहिए जिंदगी में टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। खपा दो अपने आप को, लगा दो अपने आप को टाइम पंक्चुअलिटी के लिए। प्रकृति में महान आशीर्वाद है जिसने टाइम पंक्चुअलिटी अपनी जिंदगी में बना ली। टाइम पंक्चुअलिटी डिग्रियों की मोहताज नहीं है रे, टैलेंट की गुलाम नहीं है। ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है। जिसने समय का पालन कर लिया वो जीत गया। दूसरी चीज, एथिक्स पे चलने के लिए जिंदगी में कितना टैलेंट चाहिए, कितनी डिग्रियां चाहिए, कितनी जिंदगी में नॉलेज चाहिए। अरे प्राणों से एक बात गुरु से जिंदगी में एक बार सुन ली, बेटा कभी अन्याय और अनिति का काम मत करना।
जिंदगी में प्राण चले जाए लेकिन जिंदगी में अपने एथिक्स के ऊपर अपने बिजनेस को करना, इसके लिए कौन सी क्लास पढ़ा हुआ आदमी चाहिए? इसके लिए रंग गोरा होना चाहिए कि काला? इसके लिए डिग्री अमेरिका से चाहिए या भारत से? सुनो, जिस दिन अपने प्राणों की प्यास ने कह दिया प्राण चले जाएंगे लेकिन कभी अन्याय और अनीति नहीं करूंगा, नैतिक सिद्धांतों के ऊपर अपना जीवन चलाऊंगा, इसके लिए टैलेंट चाहिए। एफर्ट्स के लिए कितना टैलेंट चाहिए? अरे अपने एफर्ट्स बीज को वृक्ष बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ विध्वंस को झेलने का एफर्ट चाहिए। एक पत्थर को प्रतिमा बनने के लिए कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ छेनी और हथौड़ी की चोट सहने के एफर्ट चाहिए। एक दूध को घी बनने के लिए जिंदगी में कितना तैयारी चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? सिर्फ अपने को मिटाने जितना एफर्ट चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, ये की जो भाषा बोलती है, ये बॉडी की जो लैंग्वेज बोलती है, इसके लिए कितनी डिग्रियां चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए। जब मैं 2007 में पहली बार मलेशिया गया तो इंग्लिश तो आप मेरी जानते ही हो, मास्टर हूं मैं इंग्लिश में। अब वहां पे चाऊ म्याऊ ऐसे लोग वहां पे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ऐसे लोग हैं उधर। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऐसे लोग हैं, समझते? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। अब न तो ये समझे, न तो पूरी इंग्लिश समझे, न पूरी कुछ हिंदी समझे। अब वो मलय समझते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लफड़ा क्या है। बॉडी लैंग्वेज दुनिया की सबसे बड़ी भाषा। तो मैंने उनको बोला किधर है? तो वो इसको देख रहा है, क्या है क्या है, समझ नहीं रहा वो। मैंने बोला टॉयलेट किधर है? अरे वॉशरूम किधर है? अरे मैंने कहा बता किधर है? मर गया तू, जल्दी बता, नहीं तो तू गया कहां से, तू बता किधर है? समझ ही नहीं रहा। दुनिया के किसी भी देश में अपन चले जाएं, वहां की लैंग्वेज आए नहीं आए, अपन बॉडी से बता देंगे क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए अपने आप को। इससे काम चला है मैंने 2007, 8, 9, 10, 11 में कुछ भी। और मेरी वाइफ जहां जहां साथ जाती होगी थी, आपने इतने नाटक आए कहां से? मैंने कहा तेरे बाद ही आए। दिल से बताओ और गंभीरता से बताओ बॉडी लैंग्वेज को। क्या बॉडी लैंग्वेज किसी टैलेंट की मोहताज है? जिंदगी में कभी नहीं। एक अकेली बॉडी लैंग्वेज से चार्ली चैपलिन ने पूरी दुनिया को अपनी अंगुली पे हिलाया कि नहीं हिलाया? अरे हिलाया कि नहीं हिलाया? टैलेंट पानी भरता है, अपनी इमेजिनेशन में एक घुसा पड़ा है कि यार बहुत भयंकर टैलेंट होगा तब इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे। नहीं, या उंगले पुंगले नाथा चूता सब बन गए, आप भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 10 चीजें चाहिए जिसके लिए जीरो टैलेंट चाहिए, इनमें कमी नहीं चाहिए। एनर्जी के लिए कितना चाहिए रे? जो माँ 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी, जब बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब गया तो मिनी ट्रक उठा दिया। रे कोई सी क्लास पढ़ा हुआ नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए रे एनर्जी के लिए। जब भीतर की फोर्स जागती है, सारी डिग्रियां, सारा टैलेंट, सारा ज्ञान धरा का धरा रहता है और एनर्जी और ऊर्जा अपना रूपांतरण कर गुजरती है। आपकी डायमंडशिप इस बिजनेस में होने के लिए कभी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मत करना। जो भी आप हो, पूरे हो, पूर्ण हो। अच्छा, एक बच्चा 1 साल का और एक 5 साल का, इनमें से आदमी कौन? अच्छा, एक सोना 100 ग्राम और एक सोना 1 किलो, तो सोना कौन सा? अरे कि साहब मात्रा का फर्क है, गुण तो सारे के सारे 36 मिलते हैं। जिंदगी में एनर्जी वो चीज है जो आपको जिंदगी में किसी टैलेंट की मोहताज नहीं है। अपनी एनर्जी जगाओ यार, अपनी एनर्जी जगाओ, अपनी एनर्जी जगाओ। जब सपनों की एनर्जी आग बरसाती है, टैलेंट की एनर्जी पानी भरती है। किस अपेक्षा से कह रहा हूं ये सारी बातें? मैं टैलेंट का उपहास नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये बात आप सुनने के बाद तो सर फिर वो सारे टैलेंट नहीं रे, मैं भी उनकी अपेक्षा से बात नहीं कर रहा। मैं भी उन करोड़ों लोगों की अपेक्षा से बात कर रहा हूं जो सिर्फ टैलेंट नहीं होने की वजह से अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मान लेते हैं। मैं टैलेंट के विरुद्ध में नहीं हूं, मेरी बात को सही पकड़ना। हर बात के 2 अर्थ होते हैं। टैलेंट मतलब गलत चीज नहीं,
लेकिन करोड़ों लोगों के पास, बेचारों के पास टैलेंट नहीं है। तो क्या टैलेंट नहीं है तो कुछ कर गुजरेंगे नहीं? क्या कर गुजरेंगे? राम, बुद्ध, महावीर और कृष्ण बनने के लिए कितनी डिग्रियां लेनी पड़ी थी? सिर्फ भीतर की एनर्जी को सही रूपांतरित कर दिया था और दिख गया ज्ञान में सब कुछ जीवन में, क्योंकि एनर्जी में पावर है। कोई डिग्री नहीं चाहिए एनर्जी के लिए। एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए कितनी डिग्रियां चाहिए, कितना टैलेंट चाहिए? अरे अंगूठा छाप भी ये कहेगा जिंदगी में मैं कुछ कर गुजरता हूं। डेविड और गोलियत की स्टोरी सुनिए। वो डेविड छोटा सा बच्चा जो गिलोल चलाता था, और वो गोलियत इतना जबरदस्त बड़ा राक्षस जिसकी छाती और सीना और पूरा बॉडी कहती थी भयंकर राक्षस। वो कहता था इसको गिलोल से मारूंगा। तो गांव वालों ने बोला बेटा वो इतना बड़ा और इतना भारी है, तेरी गिलोल से क्या होगा? वो बच्चा बोलता है ये बड़ा है इसीलिए तो फायदा है, मेरी गोली बेकार ही नहीं जाएगी, किधर तो जाके लगेगी उसके। ये एटीट्यूड कहां से लाओगे? एटीट्यूड जिसने जीत लिया वो जंग जीत गया। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला राजा मस्त रहे जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है। जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बली, लेकिन राजा का शरीर खंडित। राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया। रे 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 तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना। क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग। राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला। उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही राजवीर था। कितनी डिग्रियां चाहिए? अरे बताओ इस एटीट्यूड के लिए कितना टैलेंट चाहिए रे? ये प्रकृति का महान आशीर्वाद है कि नेगेटिविटी आती नहीं। मेरा मोबाइल जब 18 मई सन 2015 को मुंबई की लोकल ट्रेन से चोरी हुआ तो मेरे पहले ये ख्याल नहीं आया कि चोरी हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नेगेटिविटी है ही नहीं। मैं और मेरी वाइफ दोनों थे, अचानक देखा मोबाइल नहीं, ओ गिर गया। ये ख्याल नहीं आया चोरी हो गया, नहीं गिर गया। तो मैं इसको लेके कूद गया। 30 की स्पीड में ट्रेन थी, मैं कूद गया। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं तो स्पोर्ट्समैन हूं, मैं लेके कूद गया। अब कूदने के बाद मैं तो अपने आप को संभाल नहीं पाई, लेकिन पकड़े रहा तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं। आज भी मैं सोचता हूं यार तो ट्रेन से कूद गया। लोकल ट्रेन कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है। उतरने के बाद चारों तरफ ढूंढने के बाद ओ चोरी हो गया। अरे पहले सोच रही थी तो कूदते ही नहीं, चोरी की हो गया तो फिर क्या कूदते। लेकिन एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है ना, ये नहीं आया पहले ख्याल में वो चोरी कर लेगा, अरे गिर गया। एटीट्यूड टैलेंट का मोहताज नहीं है। पैशन, दीवानगी और पागलपन, एक जुनूनियत, कितना टैलेंट चाहिए। अच्छा बीए पास का पैशन और बीएससी वाले का पैशन दोनों का टॉप होता होगा ना। जो बीए है उससे ज्यादा टॉप होता होगा ना बीएससी वाले का, और इनसे भी बापू जो होगा ना जो एमबीए किया होगा। अरे पैशन के लिए टैलेंट नहीं चाहिए। अगर एक इंसान टीचेबल हो, सीखने के जज्बात हो, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सीखने की ललक जिसमें हो, अरे एक ग्वाला भी सीख के जीवन में बहुत आगे जा सकता है। एक छोटा सा आदमी अपनी जिंदगी में सीखकर कहां से कहां पहुंच सकता है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करूं, थोड़ा और एक्स्ट्रा करूं, इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए। जिंदगी में कभी भी हीन भावना से ग्रसित मत होना कि साहब मुझ में टैलेंट नहीं है। तेंजिंग नोर्गे सिर्फ लोगों को पहाड़ पे चढ़ाता था और रोज एक्स्ट्रा मेहनत करता था, और एडमंड हिलेरी को पहुंचा के दुनिया में नाम कर गया। क्यों? सिर्फ एक्स्ट्रा करता था, टैलेंट का कोई वो नहीं थी। जिंदगी लगा दी पूरे शरीर की अंगुलियां ठंड में पिघल गई, लेकिन जिंदगी में कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा किया और प्रिपरेशन। जिंदगी में तैयारी करने के लिए भी कोई टैलेंट नहीं चाहिए। जिसने तैयारी पूरी कर ली अपनी जंग को जीतने की, ये 10 चीजें मैं आपसे पूछता हूं, अपनी अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए आपकी। ये 10 बातें किसी में अगर हो तो वो आदमी नाकामयाब हो सकता है क्या? जोर से बताओ, हो सकता है क्या?
तो जब इन 10 बातों के लिए प्रकृति कहती है जा, ये टैलेंट मुक्त है, जीत ले दुनिया, जंग जीत ले पूरी दुनिया में, जा छा जा, जब इतना सब कुछ आपके लिए है, अब अगर आज हर 10 में से 9 युवा परेशान है, अपनी जिंदगी से हैरान है, अपनी किस्मत का कदरदान है, साला गुलामी का मेहरबान है। क्यों ऐसा हो रहा है तुम सबके साथ? सुबह जब उठते हो तो चक्कर आता है, किसी काम में मन नहीं लगता, किसी काम में ध्यान नहीं जाता, मन ही मन खुद को कोसता रहता है तू, मन ही मन खुद को सताता रहता है तू, हर दिन बस खुद को तड़पाता रहता है तू। मैं पूछता हूँ क्यों तू हर रोज खुद को इतनी तकलीफ देता है? क्यों तेरा हर दिन कुछ इस तरह हराम करता है? क्यों तू एक जवान होकर भी एक बूढ़े वाली जिंदगी जीता है? ना शरीर में तेरे दम होता है, ना मन में तेरा जोर होता है, ना तेरी ताकत तेरा साथ दे रही होती है। तू कैसे जिएगा अपनी जिंदगी? तेरे हर दुख और तकलीफ की सिर्फ एक वजह है, तुझसे बंदी नहीं पड़ती, इसकी भी सिर्फ एक वजह है, तेरे अंदर बहुत सांस है, फिर भी तू कुछ कर नहीं सकता, इसकी भी सिर्फ एक वजह है, तेरे अंदर बहुत जिगर है, फिर भी तू डरपोक वाली जिंदगी जीता है, इसकी भी एक ही वजह है, और तेरी इन सारी तकलीफों की सिर्फ एक वजह है, तेरा हिलाना। मेरे भाई, जब तक तेरा ये हिलाने की आदत छूटेगी नहीं ना, बर्बादी तेरे साथ रूठेगी नहीं। बहुत दर्द होता है दोस्त, जब हिलाने के बाद अगला दिन गुजारने की बारी आती है। बहुत दर्द होता है जब साला शरीर की कमजोरी की बीमारी आती है। बहुत दर्द होता है जब दिन भर सोने का मन करता है, आलस्य के वजह से साला हर काम खराब हो जाता है। मुझे पता है ये तेरी जो संगत है ना, उसी ने बखाया है तुझको, लेकिन अब जब तुझे ये पता चल चुका है, फिर भी क्यों नहीं सुधरता तू मेरे यार? अश्लीलता की बस एक बूंद चाहिए होती है तुझे, एक नंगी वीडियो क्या देख ली, साला दिमाग ऐसा भटकता है ना कि जब तक वीडियो की एक बूंद बह नहीं जाती जिस्म से, मन को चैन नहीं पड़ता। आज हर बंदा हिला रहा है, कुछ लड़के छिपा रहे हैं तो कुछ बताकर हिला रहे हैं, लेकिन जाने हो या अनजाने में, मगर हिला हर कोई रहा है। लेकिन जब तक बेटा तू हिलाने के बला को त्यागेगा नहीं ना, तू जिंदगी भर रोएगा, जिंदगी भर तू कभी सुकून की नींद नहीं सोएगा, चाहे जैसे भी हो पल, तू ना तो कुछ पाएगा, और जो पाया है ना वो सब कुछ भी डुबा देगा। रो रो कर ही अगर जिंदगी बिताने का इरादा है तो क्या कर रहे हो इस जिंदगी में? सालो खत्म करो, सब कुछ खत्म करो। एक बहुत बड़े तपस्वी ने एक बड़ी भयंकर बात कही थी जो तुम्हें सुननी चाहिए। एक बार सभा में आए किसी ने उनसे पूछा कि बाबा, अगर एक इंसान का हस्तमैथुन करने का बहुत ज्यादा मन करे तो उसे कितने समय करना चाहिए? जवाब में उन्होंने कहा साल में एक बार। तो फिर उस आदमी ने पूछा अगर साल में एक बार करने से भी उसका मन नहीं भरे तो? फिर उस महात्मा ने कहा तो महीने में एक बार। फिर उस आदमी ने दोबारा पूछा अगर उस एक महीने में भी मन नहीं भरा तो? इस पर महात्मा ने फिर कहा 15 दिन में एक बार। उस आदमी ने दोबारा पूछा कि महाराज अगर उसका भी फिर मन ना भरे तो? तब महात्मा ने कहा तब उस आदमी को अपने लिए एक कब्र खोद लेना चाहिए और उसमें दफन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो आप जिंदगी जियोगे वो किसी नर्क से कम नहीं होगी। और अगर नर्क में ही जीना है, इससे अच्छा या तो जिंदगी को बदलो या खत्म कर डालो। उस महात्मा की बातों में बहुत दम था। जो लोग समझ पाए सिर्फ वही जिंदगी जीने के लायक है, बाकी सब तो यूं ही नालायक है। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है, तकलीफ तो होगी और होकर ही रहेगी। अगर ऐसी जिंदगी चाहते हो जहां तुम्हारे हिलाने की वजह से, कुछ सुकून के मजे से तुम्हारी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाए, पूरी जिंदगी की वाट लग जाए, तो दोस्त क्या करोगे ऐसी जिंदगी जीकर? बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बड़ा किया। अगर ऐसे ही उन्हें तुम्हारी हालत दिखानी थी तो सालो तुम श्राप उनके लिए। फिर इस जिंदगी में तुमसे घटिया औलाद, तुमसे घटिया इंसान फिर दूसरा कोई नहीं। मुझे पता है तुमसे हर कोई लाता है, ऐसा आज के टाइम पर कोई नौजवान जो नहीं लाता हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम आगे का नहीं सोचते? क्या तुम इसके दुष्परिणाम को नहीं जानते? क्या तुम्हें इसे होने वाले कष्ट का अंदाजा नहीं है? अगर है तो क्यों आज अपनी जवानी को खोखला कर रहे हो? अपनी जवानी को ऐसे मरने के लिए मत छोड़ दो मेरे भाई। बहुत तकलीफ होगी इस जिंदगी में। मुझे पता है तुम सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ना हिलाऊं तो मैं कहां से कहां निकल सकता हूं? इस पर मैं तुम्हें ऐसे 5 राज बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारे जहन में ये सवाल फिर कभी नहीं उठेगा। पहला राज, तुम्हारी यौन शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। तुम्हें पता है यौन शक्ति की कीमत? एक वंश को मजबूत करने और हमेशा फला फूला रखने और दुनिया में तुम किसी उम्र तक जवान और खूबसूरत दिखोगे।
ये तुम्हारे यौन शक्ति पर ही निर्भर करती है दोस्त। तुम्हारी यौन शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब तुम हिलाना छोड़ देते हो, नहीं हिलाते हो, उस वक्त तुम्हारी यौन शक्ति बहुत मजबूत होने लगती है। यौन शक्ति मजबूत रहेगा तो तुम्हारी पूरी दिनचर्या तंदुरुस्त रहेगी और किसी बात का फिर कोई भी गम नहीं होगा। दूसरा राज, तुम्हारा बहुत सारा समय बच जाता है। आज के समय में अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि अमीर वो है जिसके पास समय ज्यादा है और वो अपने समय का बहुत सही इस्तेमाल कर रहा है। जब तुम हिलाना छोड़ते हो तो बहुत सी चीजें पीछे छूटती है, जैसे पोर्न देखना, लड़कियों को ताड़ना, गलत सलत बातें सोचना, बहुत सारा समय बिस्तर पर पड़े रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, चिढ़ना। जब ये सारी चीजें पीछे छूटेगी तो बेशक तुम्हारा बहुत सारा समय बच भी जाएगा। बहुत सारा समय बचना ये अपने में एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे फिर तुम्हें किसी बात का कोई गम नहीं रहेगा और तुम बहुत सारे बवाल काम कर पाओगे। तीसरा राज, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। वीर्यनाश करना कई विलुप्त बीमारियों का कारण बनकर भी आता है, जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। हस्तमैथुन जैसे रोग नहीं पालोगे। उस वक्त तुम अपने चेहरे पर भी एक अलग तरह के चमक को महसूस करोगे। चेहरा चमकेगा और हर प्रकार से चमकेगा। चेहरे चमकने से तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब कई दफा इन्हीं चीजों के लिए तुम कितना परेशान होते हो, तो अगर चेहरे पर चमक चाहते हो, एक अद्भुत सी शक्ति को महसूस करना चाहते हो, एक अलग तरह का आत्मविश्वास चाहते हो, इसके लिए भी तुम्हारा हिलाना छोड़ना बहुत ही कारगर साबित होगा। चौथा राज, बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी। बहुत सारी जो वो कमजोरियां है, जो तकलीफें हैं, जो तुम्हें ऐसा लगता है आज तुम्हारे अंदर घर कर चुकी है, वो सारी खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने लिए अपने अंदर एक अलग ही ताकत को महसूस करोगे। जिन ताकतों को तुमने छोड़ दिया था, तुम भूल गए थे, अब वो सभी ताकतें दोबारा तुम्हारे शरीर में आना लगेगी। तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी, बहुत ज्यादा ताकतवर तुम्हारा शरीर बनेगा और शरीर में एक अलग तरंग की ऊर्जा होगी। ताकत ही तो वो सबसे बड़ी चीज है जो एक इंसान को चाहिए और जवानी में तो बिल्कुल चाहिए। तो अगर हर ताकत अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो तो उसके लिए भी हिलाना तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पांचवा राज, ब्रह्मांड खुद तुम्हारी मदद करता है। एक तरह से तुम अब ब्रह्मचर्य के नौजवान हो जाते हो, इसीलिए खुद ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करती है। तुम खुद कई दफा बहुत सारी चीजों को महसूस करोगे और ये तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम्हारे कई काम अपने आप बन जा रहे हैं। कम मेहनत में ही तुम बहुत ज्यादा कमाने के काबिल हो जाओगी। कम मेहनत में ही तुम्हारे बहुत सारे काम बनने लगेंगे और तो और कई सारे प्रॉब्लम से भी तुम बचते दिखोगे, क्योंकि खुद ब्रह्मांड तुम्हें पहले ही अंदेशा दे देगा, चेतावनी देगा और कुछ इस तरह ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी मदद करने लगती है। दोस्तों, बस सुनना ही नहीं है बल्कि मानना भी है और इसे अपनी जिंदगी में उतारना भी है। अगर आज हिलाना छोड़ दिया, कसम से कल सबके बाप बन जाओगे, लेकिन अगर नहीं छोड़ा तो जिंदगी भर के लिए गुलाम हो जाओगे। फैसला तुम्हारा है, नियत तुम्हारी है। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। अगर कर सको तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ना हो सका तो फिर जिंदगी भर पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना। मैं आज भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ और आगे भी जिंदगी भर के लिए यही कहूंगा कि देखो दोस्त, अगर अपनी जिंदगी में किसी, क्या आपको लगता है कि आप जिस जिंदगी के लिए आए थे आपको जिंदगी मिल गई? आप यहाँ सीखने नहीं आए हैं। आप क्यों आए हैं? जोर से बोले, क्यों आए हैं? आप लाइन को बदल लें। दुनिया के किसी आदमी का किसी आदमी से कोई अंतर है ही नहीं साहब। पोटेंशियल सब में है। हम सब क्रांतिकारी लोग हैं, हम सब में अंदर पोटेंशियल है। क्या नहीं है? सुना होगा, मैं तुम पे फिदा हूं। इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि भगवान डिप्रेशन में जाए, आप नहीं। आपकी असफलता ब्रह्मांड के लिए फेलियर हो, आपके लिए फेलियर ना हो। ब्रह्मांड को चुनौती दीजिए कि तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे करीब रख के दिखाओ। इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें सारे ग्रह बदलने होंगे मेरे राइट। आप में से कितने लोग यहां पे सीखने के लिए आए हैं? हाथ जस्ट रीड। और कोई रीजन जिसके जल्दी आप आए हैं? क्यों आए हैं आप? अच्छा, कुछ लोग बात भी कर रहे हैं। आराम से बैठिए, बैठो 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 बैठो, कहीं बैठ जाओ। खड़े हैं, ले लिया टिकट को। अच्छा, बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी अपनी डाउनलाइन को बुलाने में लगे हुए हैं। टिकट ले लिया आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ, जोड़ दो उसको। जो अभी तक नहीं पहुंचा, आपको उसका टेंशन लेने का नहीं है। जो बाहर है उसका टेंशन मत लीजिए।
बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे अभी जो टिकट ले लिए होंगे, 400-500 किलोमीटर दूर से आए होंगे और बाहर में खाना खा रहे होंगे। हर आदमी का भाग्य नहीं बदलता, कुछ आदमी के राहु केतु गड़बड़ ही चलते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई आपको जबरदस्ती ला सकता है, आपका जीवन जबरदस्ती नहीं बदल सकता। तो हमें अब इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि कौन बाहर रह गया, कौन नहीं आया, सब टेंशन छोड़ दीजिए, आप सारी टेंशन हटा दीजिए। ये 3 से 4 घंटे हमारी जिंदगी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे नहीं पता कि अभी तक आपने इस इंडस्ट्री में क्या किया है, लेकिन आज के बाद इस इंडस्ट्री में आने वाले 1 साल के अंदर दुनिया आपका नाम जानेगी, ये मेरा वादा है भाई। 1 साल काफी होते हैं, 1 साल इस इंडस्ट्री में काफी होते हैं। अभी हमने शुरू नहीं किया है, हम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम और आप मिलकर शुरू कर पाए सेशन को। तो पहली चीज, आप क्यों आए हैं? दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम कोई भी काम करते हैं, काम क्या है, काम कैसे होगा, ये मायने नहीं रखता। मैं काम क्यों कर रहा हूं, मैं किस लिए काम कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इधर क्यों आए हैं? कितने लोग सीखने के लिए आए? फिर से हाथ उठाए रहे और आप जिंदगी भर सीख ही रहे हैं। 5 साल से सीख रहे हैं। स्कूल में गए, आपने सीखा, कॉलेज में गए, आपने नौकरी में गए, आपने सीखा, 2-4 साल आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। और इतना कुछ सीखने के बाद भी क्या आपको लगता है कि आप जिस जिंदगी के लिए आए थे, आपको वो जिंदगी मिल गई? डू यू फील सो? क्या जो सपने देख के आप आए थे, आपको लगता है वो सारे सपने पूरे हो गए? नहीं हुए। इतना सीख लिया, इतना सीख लिया आप। हम में से अधिकतर लोग जो ऐसे किसी भी स्टेशन पे आते हैं, वो सीखने के लिए आते हैं। और हमारा क्यों होता है, हम सीखेंगे साहब, और हम 10 साल से सीख रहे हैं, 20 साल से सीख रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा जो होना चाहिए, वो मिल नहीं रहा जो मिलना चाहिए। जो कुछ हमें चाहिए वो अभी तक बाकी ही है। हमें जो जीवन चाहिए वो अभी भी बाकी है। हमें जो घर चाहिए अभी बाकी, हमें जो कार चाहिए अभी बाकी, हमें जो पैसे चाहिए अभी बाकी है। और मैं नहीं कह रहा कि आप यहां सीखने के लिए आइए, अपना क्यों आज बदलते हम लोग। ऐसे किसी भी स्टेशन में आप सीखने के लिए नहीं जाते, खुद को बदलने के लिए जाते। कि मैं खुद को बदलने आया हूं। आप यहां सीखने नहीं आए हैं, आप क्यों आए हैं? जोर से बोले, क्यों आए हैं? अपलाइन को बदलने, डाउनलाइन गड़बड़ है। आज तेरे को बदल दूंगा, बहुत दिन से तू बदल नहीं रहा। जमाना नहीं बदलना है, अपलाइन नहीं बदलना है, डाउनलाइन नहीं बदलना है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, किसी को नहीं बदलना है, सिर्फ खुद को बदलना है। आपको खुद को बदलना होता है। That's the only question। तो आप यहाँ आज सीखने नहीं आए हैं, आज आप यहाँ क्या करने आए हैं? बोलिए, मैं खुद को बदलने आया। बोलो जोर से, बोले, मैं खुद को बदलने आया हूं। जोर से बोलो, मैं खुद को बदलने आया हूं। थोड़ा और जोर से, मैं खुद को बदलने आया हूं। 2 लोगों से हाथ मिला के अगल बगल बोलिए, मैं खुद को बदलने आया हूं। 2 लोगों से हाथ मिला, मैं खुद को बदलने आया हूं। बोलो, मैं खुद को बदलने आया हूं। हाथ मिलाओ। बोले 2 लोगों से, बोले, मैं खुद को बदलने। I will change myself, right? हम चाहते हैं हमारी दुनिया बदल जाए, हम चाहते हैं हमारी जिंदगी बदल जाए। इंसान चाहता है कि जैसा है वैसा जीवन ना बदल जाए जीवन में। लेकिन इस सब की शुरुआत होगी जब आप खुद को चेंज करेंगे। भाई, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ, कि आप खुद को कितना बदल रहे हैं। अगर आप 2 साल पहले जैसे थे, आज भी वैसे ही है। 2 साल पहले भी मर के बैठते थे, आज भी मर के बैठे हुए हैं। 2 साल पहले भी हाथ मिलाना नहीं आता था, आज भी वैसा ही हाथ मिलाते हैं। 2 साल पहले भी झुक के चलते थे, आज भी झुक के ही चल रहे हैं। 2 साल पहले भी वही आराम आराम से बात करते थे, आज भी वैसे ही बात कर रहे हैं। 2 साल पहले भी डर लगता था आपको लोगों से मिलने में, आज भी आपको डर लगता है लोगों से मिलने में। साहब, जब आप में कुछ नहीं बदलेगा तो जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तो आज ये माइंडसेट लेके जाइए कि मैं खुद को बदल के जाऊंगा। और खुद को बदलने के लिए बड़े बड़े काम नहीं करने, बहुत बड़ा बड़ा बदलाव नहीं करना, छोटे छोटे बदलाव करने होते हैं। मैंने कहा रिकॉर्डिंग बंद, आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया, आप बदल गए। अभी आप यहाँ पे कई बार तालियां बजाएंगे, कई लोग ऐसे भी तालियां बजाते हैं जैसे आसान कर रहे हैं।
फिर और कितना बजाऊं? सुबह से बजा 10 साल से, लेकिन 10 साल से नालायक ने एक बार भी बढ़िया से नहीं बजाया। 5 साल से एक बार भी बढ़िया से नहीं बजाया, एक बार भी नहीं बजाया साहब, एक बार भी नहीं। Getting my point? आपको पता है हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, हम में और विराट कोहली में कोई अंतर नहीं, आप में और सचिन तेंदुलकर में कोई अंतर नहीं, आप में और अमिताभ बच्चन में कोई अंतर नहीं, आप में और मोदी में कोई अंतर नहीं। दुनिया के किसी आदमी का किसी आदमी से कोई अंतर है ही नहीं साहब। पोटेंशियल सब में है, हम सब क्रांतिकारी लोग हैं, हम सब में अंदर पोटेंशियल है। क्या नहीं है? हम 100% देना नहीं चाहते। हम कोई काम 100% ढंग से करते ही नहीं है। 100% हमने कभी लगाया नहीं साहब। हमने पढ़ाई की, वो भी 100% नहीं की। हम स्कूल गए, वहां भी 100% नहीं गए। हम कॉलेज के अंदर थे, हमने 3 साल 100% नहीं दिया। हम नौकरी में गए, बॉस को गाली देते रह गए। हम धंधे में आए, नेटवर्क मार्केटिंग की, 100% नहीं दिया। साहब आपका जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक एक दिन आपको ना लगे कि अब मैंने 100% देना शुरू कर दिया। आई नाउ आई एम गिविंग 100% राइट। आपका जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक आपको ना लगे कि अब जो मेहनत कर रहा हूं, अब जो काम कर रहा हूं, ये कितना है? 100%। इसका मतलब होता है इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं। That's the highest। आप में से कितने लोग 6 महीने से हैं? 6 महीने से वो कंपनी में हाथ उठाओ। 6 महीने या अधिक, 6 महीने या अधिक। अगर आप 6 महीने या उससे अधिक से हैं तो खुद से आज एक सवाल कीजिए, क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? 2 साल से नेटवर्किंग कर रहे हो ना, क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हो? 4 साल से तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, अपनी मेहनत पे फिदा हो? 6 महीने अपनी मेहनत पे फिदा हो? और तुम अगर अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हो तो खुदा क्या घंटा तुम पे फिदा होगा? अगर आप अपनी मेहनत पे फिदा नहीं है, अगर आपको अपनी मेहनत से प्रेम नहीं होगा, आपको नहीं लग रहा कि मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं, तो अमीरी आप पे क्यों फिदा होगी? सफलता आप पे क्यों फिदा होगी? अरे किसी को भी ये सारी चीजें बकवास में नहीं मिलती। कोई लीडर बकवास में करोड़पति नहीं बनता, कोई आदमी बकवास में मर्सिडीज और BMW से नहीं चलेगा। हर इंसान जो आपकी नजर में सफल है वो ऐसे सफल नहीं हुआ साहब, पहले वो अपनी मेहनत पे फिदा हुआ, फिर जमाने की हर खूबसूरत चीज उससे फिदा हो जाएगा, पहले वो फिदा हुआ। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं? जोर से बोलो, क्या मैं अपनी मेहनत पे फिदा हूं? क्या? जोर से बोलो, क्या? बहुत सुना होगा, मैं तुम पे फिदा हूं, मैं उस पे फिदा हूं, मैं कंपनी पे फिदा हूं, मैं राकेश सर की अचीवमेंट पे फिदा हूं। तुम खुद की मेहनत पे फिदा हो गरीबों। गरीब आदमी को 4 जन्म लगते हैं अपनी मेहनत पे फिदा होने में। 4 जन्म। गरीब आदमी अपनी मेहनत पे फिदा ही नहीं हो पाता। और कोई भी चीज जो कीमती है वो आपके दरवाजे तक तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप अपनी मेहनत पे फिदा ना हो जाए। पूरे जमाने को आप ठग सकते हैं, पूरी दुनिया को आप ठग सकते हैं, अपने माँ बाप को ठग सकते हैं, अपनी वाइफ को ठग सकते हैं, खुद को कैसे ठगेंगे आप? आप अपनी मेहनत पे फिदा है या नहीं है, इसका जो जवाब अभी अंदर से निकल रहा होगा वो तो सही वाला निकल रहा होगा ना। और अगर गलत वाला जवाब निकलेगा अभी तो एक और आवाज आएगी कि नालायक यहां भी झूठ बोले। यहां भी झूठ, यहां तो अभी तूने कहा था मैं बदल के जाऊंगा, क्या करके जाऊंगा? क्या करके जाऊंगा? आदमी कमजोर नहीं है साहब, हर आदमी, अरे अगर 8वीं पास आदमी अन्ना हजारे हो सकता है और पूरे देश को हिला सकता है, पूरे सरकार को हिला, भैया कोई भी आदमी कमजोर नहीं है।
कमजोरी वहां है कि वो अभी तक अपनी मेहनत पे फिदा। खेल एक ही चीज का है साहब, ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाएं, महादेव डिप्रेशन में चल जाएं, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़ें, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़ें कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनत के आदमी है। हम मेहनत करते हैं, फेल हो जाते हैं, रिजेक्शन मिलता है, काम नहीं चलता है, हम खुद ही दुखी। तुमको दुख होने का घंटा कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बदले भगवान दुखित हो। मेरे को नहीं मिल रहा, मैं काम कर रहा हूं, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं और काम करूंगा, मैं काम कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं, और काम करूंगा, काम कर रहा हूं जवानी, और काम, इतना काम करूंगा, भगवान रोए। रोको, ये पगला गया आदमी। इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए कि भगवान डिप्रेशन में जाए, आप नहीं। आपकी असफलता ब्रह्मांड के लिए फेलियर हो, आपके लिए फेलियर ना हो। ब्रह्मांड को चुनौती दीजिए कि तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे करीब रख के दिखाओ, इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें सारे ग्रह बदल दूंगा। मेरे राइडा ऐसे कैसे करीब